23 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास तक पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में देखो बच्चों, आपसे दिया गया है कि 2.5 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितने प्रतिशत है। 2.5 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितने प्रतिशत है, ये हमें दिया गया है। तो आपको मैंने बताया था कि यूनिट हमेशा समान रखनी है, यूनिट समान रखनी है। तो यहां पर ये जो हमारे पास 2.5 किलोग्राम है, ये तो किलोग्राम में है, जबकि ये क्विंटल में है। आपको पता है प्यारे बच्चों, एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। तो 2 क्विंटल में प्यारे बच्चों 200 किलोग्राम होंगे। क्लियर? और हमें पूछा है 2.5 किलोग्राम जो है वो इस 200 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तो आप देखो, जिससे तुलना करनी है वो ऊपर रखना है और जिसकी तुलना करनी है वो नीचे। तो हमें 2 क्विंटल से तुलना करनी थी, इसका मतलब हम 200 किलो नीचे रखेंगे और परसेंट में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं कितने से? 100 से, 100 से। आप देखेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और 2.5 में यदि 2 का भाग दें तो आएगा 1.25%, जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको केवल परसेंट में बदलना था। ध्यान रखने योग्य बिंदु एक ही है कि आप यहां पर यूनिट जो है वो समान रखेंगे। क्विंटल है, या तो दोनों को क्विंटल में रखो, या दोनों को किलोग्राम में रखो, या दोनों को ग्राम में रखो। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप अगला क्वेश्चन 25 में दिया है 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा। 240 जो है 90 का कितना परसेंट है। वैसे आप यहां पर देखेंगे तो 90 जो है वो अपने आप में 100% है। 90 जो है वो 100% है, इसका मतलब 100% से तो ज्यादा आंसर होगा। वैसे 90 का दुगुना 180 होता है, 180 200% हो गया, तो 200% से भी ज्यादा आंसर होगा। अगर हम देखें तो यहां पर ये ऑप्शन भी 200% से कम है, ये भी कम है और ये भी कम है, तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? डी ऑप्शन। बाकी आप पूरी कैलकुलेशन करें तो आप देखें कि 240 जो है वो 90 का, यानी 90 नीचे, और परसेंट में बदलोगे तो कितने से गुणा कर दो? 100 से। देखो 0 से 0 कैंसिल। अगर आप यहां 100 से गुणा नहीं करेंगे तो भी कैलकुलेशन करना आपको आता है, मैंने बेसिक में सिखाया है आपको कैसे। आप क्या करेंगे, आप यहां पर 9 का भाग देंगे 24 में, 2 बार भाग गया पूरा पूरा, 9 दूनी 18, कितना शेष रह गया? 6, तो प्लस 6/9। इस 2 का मतलब प्यारे बच्चों 200% है, मैंने आपको बता रखा है 2 का मतलब 200%, 200% का मतलब 2 होता है। प्लस देखो 6/9 है, तो इसका मतलब इसको 3 से कैंसिल करें तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, यानी वास्तव में 2/3। और 2/3 का मतलब क्या होता है? 66 सहित 2/3%। आप इन दोनों को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 266 सहित 2/3% आंसर, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया था। बाकी आप थॉट प्रोसेस से भी क्वेश्चन को हल कर सकते थे। आपको पता है कि ये जो संख्या है 90, ये अपने आप में 100% है, इसका दुगुना 200%, और ये 200% दुगुना जो है 200% 180 होता है, उससे भी ज्यादा है, इसका मतलब 200% से ज्यादा आंसर होगा। एक ही ऑप्शन ऐसा था। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। किस संख्या का 70% 49 होगा। आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जिसका 70% यदि ज्ञात करें तो 49 होगा। ऑप्शन देख रहे हैं आप यहां पर, देखो 700 का 70% तो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है, आंसर नहीं हो सकता। 200 का 70% 140 नहीं हो सकता, 490 का भी नहीं हो सकता। आंसर एक ही है, कौन सा है? सी। आप देख सकते हैं यहां पर किस संख्या का, मान लो कि वो संख्या है x, और इस x का 70% यानी 70% जो है वो बराबर है किसके? 49 के। हमें x का मान चाहिए, तो आप यहां देखेंगे x इज इक्वल टू, इधर है 49। अब ये जो संख्या थी 70% को आप लिख सकते हो 7/10। वास्तव में ये 7/10 है, जो बराबर के उधर जाएगी तो 10 ऊपर और नीचे 7। 7 से इसको कैंसिल करोगे 7 बार, 7 को 10 से गुणा करोगे तो ये आएगा 70, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन था? तीसरा ऑप्शन यहां पर दिया गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन में आपको बताया है यदि a का 20%, इस a का 20% जो है
बी के 50% के बराबर है। ए का 20% जो है, ए का 20% जो है वो बराबर है किसके, बी के 50% के बराबर है। फिर हमें पूछा है तो ए का कितना प्रतिशत बी है, इस ए का बताना है हमें, बी कितना परसेंट है। तो पहले ए और बी की वैल्यू आए हमारे पास। आप देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ए बटा बी, इस बी को मैं इधर ए के नीचे ले आया तो इधर ऊपर 5 है, 2 चला जाएगा नीचे, ये हो गया 5/2। बी का मान तो है 2 और ए का मान है 5। आपसे पूछा है इस ए का यानी इस 5 का बी यानी कि 2 कितना परसेंट है, 5 का 2 कितना परसेंट है ये बताना है। तो 2 जो है इस 5 का कितना परसेंट है ये हमें बताना है। तो आप यहां पर 2/5 और मल्टीप्लाई 100, बाकी आपको पता है 2/5 40% होता है। 5 का भाग लगाएंगे, ये आएगा 20 और 20 को 2 से गुणा कर दो, ये कितना आ गया 40%, जो कि हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया था। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, केवल जो बेसिक बातें उनका ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। और ऐसे क्वेश्चन में 2 छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 1 डिग्री जो होती है उसके बराबर 60 मिनट होती है। यहां ये डिग्री है, ऊपर ये छोटा सा एक कॉमा टाइप में लगा हुआ है अपस्ट्रोफ, ये हमारा है मिनट के लिए, और एक जो मिनट है उसमें 60 सेकंड होते हैं। ये बेसिक सी बात आपको ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन देखो, अशोक को 45 डिग्री का कोण माप करने के लिए कहा गया था और उसने गलती से 45 डिग्री 27 मिनट कोण की माप कर डाली। आपको बताना है रचना में उसके द्वारा की गई त्रुटि कितनी है। गलती तो कर दी उसने, लेकिन भाई गलती कितनी की वो हमें चेक करना है। हमें पता है कि 45 की माप करनी थी, 45 डिग्री 27 मिनट की माप कर दी, तो निश्चित रूप से उसने 27 मिनट की गलती कर दी और वास्तविक माप क्या थी हमारी 45 डिग्री। लेकिन प्यारे बच्चों ये तो है मिनट में, जबकि ये है डिग्री में, तो आप यूनिट समान रखेंगे। मैंने बताया तुलना करेंगे तो यूनिट रखेंगे समान। आप इस डिग्री को मिनट में बदलेंगे तो कितने से गुणा करेंगे, 60 से गुणा कर दें। ये किस में बदल गया, मिनट में बदल गया। और परसेंट में बदलने के लिए कितने से गुणा कर दें, 100 से गुणा कर दें। 20 का भाग यहां पर लगाएंगे 3 बार पूरा जाएगा, और यहां पर लगाएंगे तो 5 बार जाएगा पूरा भाग। और यदि 5 का भाग हम 45 में लगाएं तो 9 बार पूरा जाता है, और 9 को 3 से गुणा करें तो 27 और ऊपर भी 27। सब कुछ कैंसिल हो गया। वास्तव में कितने परसेंट की त्रुटि कर दी उसने, 1% की। सब कुछ कैंसिल का मतलब जीरो मत कर देना, यहां माइनस नहीं कर रहे, हम भाग दे रहे हैं। तो 27 में 27 का भाग 1 बार जाता है, ना कि 0 बार। तो गलती मत करना, यहां पर 1 बार भाग गया है, तो हमारा रिजल्ट है 1% त्रुटि, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिया गया था, दूसरे ऑप्शन में बताया गया था। यहां तक बात समझ में आ गई होगी शायद आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा क्वेश्चन है, भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। छोटी सी थॉट प्रोसेस है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखते ही बता सकते हैं। आपको बताया है x का 8% y के 4% के समान है। कोई संख्या है x, उसका 8%, एक दूसरी संख्या है y, उसका 4%, दोनों बराबर हैं। तो यहां पूछ रहा है कि x का 20% जो है वो y, सभी ऑप्शन y के लिए है, y के कितने परसेंट के बराबर है। आप यहां पर देखें तो यहां हमें दिया है 8 और इधर दिया है 4, यानी वास्तव में आधा हो रहा है। भाई x का 8% y का 4% आधा हो रहा है। x का 8% बराबर है y का 4%, तो भाई 8 का आधा हो रहा है ना 4, तो इधर हमें पूछा है x का 20%, कुछ नहीं करना, y का कितना होगा, आधा कर दो, आधा करेंगे तो कितना आएगा 10%, यानी y का 10% जो है वो हमारा रिजल्ट है। एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें y का 10% दे रखा है, जो कि कौन सा ऑप्शन है हमारा, पहला ही ऑप्शन हमारा ऐसा है जिसमें y का 10% दे रखा है। ये तो है थॉट प्रोसेस, क्वेश्चन को डायरेक्ट आप हल करें। बेसिक तरीके से यदि क्वेश्चन को हल करेंगे तो x और y की वैल्यू निकालेंगे, और x और y की वैल्यू आने के बाद फिर यहां पर हम वापस से इसमें रखेंगे, और फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लॉन्ग प्रोसेस, हमें लॉन्ग प्रोसेस पर नहीं जाना, हमें क्वेश्चन को जितना कम टाइम लगे उतने ही कम टाइम में हल करना है। ठीक है बच्चों, 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने हल किए।
आप इस क्वेश्चन को भी तुरंत हल कर सकते हैं। आपको बताया है कि 5:4 के अनुपात को यदि प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो वह किसके बराबर होगा। इधर भी 4 होता, उधर भी 4 होता, तो 4:4 यानी 1/1 यानी कि 100% होता, लेकिन 100 से अधिक होना चाहिए हमारा आंसर। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 100 से अधिक है, कौन सा? पहला ही ऑप्शन है। 5/4 इंटू 100, 4 से कैंसिल करोगे 25, 25 गुणा 5 125%। कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन हमें यहां पर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 31 ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आ चुका है जिसमें संख्याएं अलग थी। यहां पर हमें दिया है 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत है। 1/3 की 1/3 से हमें तुलना करनी है, तो भिन्न है हमारी 2/3। हमसे पूछा है 1/3 की कितने प्रतिशत है। प्रतिशत में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। आपको मैंने बताया था कि नीचे वाली जो भिन्न है इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको उल्टा कर देंगे हम। तो ये तो ऊपर वाली संख्या तो है 2/3 इंटू, इसको यदि ऊपर लेके जाएंगे तो उल्टा करेंगे, ये हो जाएगा 3/1 और गुणा कितने से कर दो? 100 से कर दो। 3 से 3 को आप डायरेक्ट कैंसिल करेंगे और 100 से 2 को गुणा करेंगे तो निश्चित रूप से कितना आएगा प्यारे बच्चों? 200%, जो कि हमें चौथे ऑप्शन में डी ऑप्शन में दिया गया था। इतना ही काम करना था आपको। बाकी यहां भी आप क्वेश्चन को देखकर हल कर सकते थे। आपको ऐसी कंडीशन कभी भी मिले तो आप हर से हर कैंसिल कर सकते हैं, हर से हर कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल, 2/1 रह गया, यानी 2 को 100 से गुणा करते ही 200% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। तो यहां तक हमने प्यारे बच्चों बेसिक क्वेश्चन पढ़े। 31 जो क्वेश्चन है यहां तक हमने छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन पढ़े, और जो हमने परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना सीखा था उसको अप्लाई करना सीखा है कि कैसे अप्लाई करना है हमें। अब हम यहां से टाइप वाइज टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं, और टाइप वाइज टॉपिक की स्टार्टिंग में सबसे पहला जो हमारा टाइप होगा जिसमें हम वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो वृद्धि और कमी के लिए देखो, सबसे पहले तो मैं 2 छोटे छोटे पॉइंट आपको बता रहा हूं। मान लो कि कोई संख्या है हमारे पास 100, और इस संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, या कोई राशि है 100 उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो 100 में यदि आप 20% की वृद्धि करेंगे, प्लस करेंगे 20%, तो ये बन जाएगा 120। भाई 100 में यदि 20% की वृद्धि करेंगे तो ये बन जाएगा 120। अब ये आपसे कह रहा है कि हम इस 120 को कितना परसेंट कम कर दें जिससे कि वापस से हमें कितना मिल जाए? 100 मिल जाए। 120 हो गया, अब हमें वापस से कमी करनी है और 100 बनाना है। यहां हमने वृद्धि की थी 20 की, ये बन गया 120। अब 120 से हमें 100 बनाना है तो कितनी कमी करनी पड़ेगी? भाई यहां 120 से 100 बनाना पड़ेगा तो हमें कमी करनी पड़ेगी कितने की? 20 की। हमने 20 की यहां पर कमी कर दी। अब ये 20 की कमी हमने किस पर की है? 120 पर की है। यहां हमने 20% की जो वृद्धि की थी वो 100 पर की थी, यहां हमने 20 रुपए की जो कमी की है वो हमने 120 पर की है। तो 20 की कमी 120 पर करेंगे, और इसको यदि कैंसिल करें तो ये आ गया 1/6, और 1/6 का मतलब हो गया 16/2/3%। ये हो गया प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हमारी वृद्धि 20 की थी तो कमी हुई 16/2/3% की, यानी कमी करनी है, कम करना है, तो यहां 20 और वहां कम है 16/2/3%। ये तो है इसका बेस जो हमारा है। वास्तव में ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए देखो बच्चों, आप चाहो तो एक फॉर्मूला, 2 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उनका भी उपयोग कर सकते हो। यदि हमें वृद्धि चाहिए, यदि हमें वृद्धि प्रतिशत चाहिए तो हम क्या करेंगे? जो भी हमें कमी दी गई है वो ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे 100 माइनस कमी। कमी है तो माइनस कर देना आप, और उसके बाद परसेंट में बदलना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से कर देंगे। ये तब उपयोग में लेंगे जब हमें वृद्धि चाहिए और क्वेश्चन में कमी दे रखी है। या फिर यदि हमें कमी चाहिए, कमी परसेंट चाहिए, तो फिर हम उपयोग में लेंगे वृद्धि को। क्वेश्चन में हमें क्या दी जाएगी? वृद्धि, तो ऊपर रखेंगे वृद्धि, नीचे 100 प्लस वृद्धि। देखो वृद्धि के लिए प्लस करना है, कमी के लिए माइनस, और गुणा कर देंगे 100 से। ये है भी छोटे छोटे 2 फॉर्मूले कह सकते हो आप इनको। ऐसे क्वेश्चन जिसमें वृद्धि
से कमी या कमी से वृद्धि पूछे तो ऐसे क्वेश्चन को हम इन 2 पॉइंटों से भी हल कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आजकल एग्जामिनर जो है बहुत समझदार हो गया, वो ऐसी संख्याएं देता है हमारे क्वेश्चन में मिश्र भिन्न के रूप में कि इनमें रखते हैं तो कैलकुलेशन हमारी कठिन हो जाती है। उसी कठिन कैलकुलेशन से छुटकारा पाने के लिए आपको एक मेथड सीखना है जिसे हम सीपीआर कहते हैं, सीपीआर मेथड कहते हैं। वो सीपीआर मेथड क्या है वो आप सीख लें एक बार। देखो सीपीआर क्या होता है वो सीखेंगे हम यहां पर लिख रहे हैं अभी वृद्धि और यहां लिख रहे हैं हम कमी। वृद्धि यदि a बटा b से है, वृद्धि यदि a बटा b से है, कोई भी संख्या a बटा b वो वृद्धि के लिए है, तो कमी के लिए होगा a बटा a प्लस b, a बटा a प्लस b। देखो a तो दोनों में ऊपर समान है और नीचे जो है यहां पर केवल b था और यहां हमने लिखा है a, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों को प्लस करके a प्लस b, और ये किसके लिए होगा, कमी के लिए। ये तो है हमारा फॉर्मेट। अब यहां पर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें दिया गया होता कि 25% की वृद्धि है, कितने परसेंट की, 25% की प्यारे बच्चों वृद्धि दे रखी होती, तो 25% जो है इसको हम फ्रैक्शन में, अब देखो फ्रैक्शन का उपयोग यहां पर अब स्टार्ट हो गया। आप फ्रैक्शन को बिल्कुल कंठस्थ कर लें, बिना फ्रैक्शन के बिल्कुल काम नहीं चलेगा। फ्रैक्शन भिन्न जो है वो होगी 1/4, 25% की भिन्न है 1/4, यानी 25% की वृद्धि जो है वो 1/4 की वृद्धि है उसके बराबर है। अब 1/4 की वृद्धि को यदि हम कमी में देखना चाहें तो हम ऊपर तो रखेंगे 1, यहां 1 है तो यहां भी 1 बटा, यहां पर a प्लस b, यानी इन दोनों को जोड़कर रखना है 1 + 4, दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये हो गया 1/5, और 1/5 20% होता है, क्योंकि 100 से गुणा करोगे तो परसेंट में बदलेगा। 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। डायरेक्ट लिखना है आपको, 100 से गुणा नहीं करना है। आपको पता लगा यहां पर यदि वृद्धि 25% थी तो कमी कितनी होगी, 20% की कमी होगी। चलो एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। एग्जाम्पल अगला देखो भैया, मान लो कि आपको दिया होता कि 12.5% की वृद्धि है, 12.5% की यदि वृद्धि है तो 12.5% की फ्रैक्शन बोलो भी 1/8, 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। यदि 1/8 से वृद्धि है तो कमी क्या होगी, ऊपर तो 1 और नीचे 1 + 8, यानी कितना 1/9, और 1/9 का मतलब होता है 11 से 1/9%। इस तरीके से यदि वृद्धि दे रखी हो तो हम कमी ज्ञात कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है यहां पर, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है या ये वाला जो पॉइंट है, ये तो केवल समझाने के लिए, एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है। आप तो देखेंगे 25% 1/4, 1/4 तो कमी के लिए 1/5, 1/5 तो 20%। बस डायरेक्ट बिना कलम चलाए ही आंसर लेना है, अपने दिमाग में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हम। जैसे कि मान लो आपको दिया होता 6 सही 1/4% की वृद्धि, 6 से 1/4% की वृद्धि दे रखी है तो कमी कितनी होगी। 6 से 1/4% जो है इसकी फ्रैक्शन होगी 1/16, ये है हमारी वृद्धि। कमी चाहिए तो हम क्या करेंगे भी, कमी के लिए हमें क्या करना है, यहां पर 1/16 + 1 17 लिखना है। 1/17 क्या होता है भी, 5 सही 15/17%। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है आपको। मान लो कि आपको दिया होता 10% की वृद्धि है, तो 10% की जो वृद्धि है इसको यदि हम देखें तो ये होगा 1/10। जब 1/10 से वृद्धि है तो कमी होगी 1/11, और 1/11 का मतलब 9 से 1/11%। ये तो हमने सीखा कि हमें वृद्धि दे रखी है तो कमी हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये बात हमने यहां पर सीखी। अब इसका रिवर्स देखें, यदि हम इसका रिवर्स देखें, उल्टा देखें कि यदि हमें कमी दे रखी हो तो हम वृद्धि कैसे ज्ञात करेंगे, वो बात भी सीख लें आप। मान लो कि आपको दिया होता है कि भाई 20% की क्या है, कमी है। 20% की क्या है प्यारे बच्चों, कमी दे रखी है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है अभी, 1/5,
20% की फ्रैक्शन क्या है, 1/5 है। अब 1/5 जो है, इसमें मैंने बताया कि ऊपर तो एक ही रहेगा भाई, दोनों में ए था, दोनों में यहां ये था, ये क्या था भाई, a/a+b, और यहां पर हमारा क्या होता है भी, a/b, यही था। तो ये तो हो गया ऊपर a, तो यहां भी a, तो यहां एक, तो यहां भी एक। अब यहां पर हमें a+b दे रखा था, यहां केवल b चाहिए। यदि हम a+b में से a माइनस कर दें तो हमारे पास केवल क्या रहेगा, b रहेगा। तो हम यहां पर क्या करें, इस 5 में से यदि 1 को माइनस कर दें, यानी a+b है, ये 5 जो है a+b है, इसमें से a माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 1/4 का मतलब हमारा कितना हो गया, 25%। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। बाकी कॉमन सेंस की बात यह है प्यारे बच्चों कि जब भी कोई संख्या, जैसे कोई संख्या उसमें भाग लगा रहे हैं हम, तो नीचे यदि हमारी संख्या छोटी है तो जो रिजल्ट आएगा, भागफल जो आएगा वो बड़ा आता है, और यदि उसी संख्या में बड़ी संख्या का भाग लगाए तो रिजल्ट हमारा छोटा आता है। तो वृद्धि जो है वो ज्यादा है तो रिजल्ट हमें ज्यादा चाहिए, तो हमने छोटी संख्या का भाग लगाया 4 का। कमी जो है वो कम है तो हमें कम चाहिए, छोटी संख्या चाहिए, तो हमने 5 का भाग लगाया। आप हमेशा ये ध्यान रखना है कि यहां कमी में जो संख्या नीचे होगी उससे छोटी संख्या होगी वृद्धि में। कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है, क्योंकि भाग लगा रहे हैं ना कि गुणा करने हैं। गुणा करने पर तो बड़ी संख्या से गुणा करेंगे तो बड़ा रिजल्ट, छोटी से गुणा करते हैं तो छोटा रिजल्ट, लेकिन भाग लगाने में उल्टा होता है। बड़ी संख्या से भाग लगाते हैं तो छोटा रिजल्ट मिलता है, और छोटी संख्या से भाग लगाते हैं तो बड़ा रिजल्ट मिलता है। चलो एक एग्जांपल हम और लेते हैं यहां पर। जैसे मान लो कि आपको दिया होता 14/2/7% की कमी। आपको दिया है कि 14/2/7% की कमी है, और आप बताइए कि वृद्धि क्या होगी। तो 14/2/7% की फ्रैक्शन होगी 1/7। यहां 7 है तो निश्चित रूप से वृद्धि के लिए 7 से छोटी संख्या आएगी ही आएगी। आप देखेंगे कि ऊपर तो एक ही रहेगा, लेकिन नीचे 7 में से 1 माइनस कर दो 6, और ये आ गया 16/2/3%, जो कि हमारी क्या है भी, वृद्धि है। आप देखेंगे यदि हम वृद्धि से कमी की तरफ जा रहे थे तो हमने इन दोनों को प्लस करके नीचे लिखा, और यदि हम कमी से वृद्धि की तरफ आ रहे हैं तो दोनों का अंतर करके नीचे लिखा है, दोनों का अंतर करके नीचे लिखा है। मान लो कि आपको दिया होता 8/1/3% की कमी है, वृद्धि क्या होगी, 8/1/3% की फ्रैक्शन होती है प्यारे बच्चों 1/12। 1/12 यदि वृद्धि है तो कमी होगी 1/11, और 1/11 का मतलब हमारा जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 9/1/11%। ऐसे ही मान लो कि हमारे पास कोई और संख्या हो, जैसे मान लो आपको दिया होता है यहां पर 40%। 40% की कमी है तो 40% की फ्रैक्शन क्या होगी भी, 2/5। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि आपकी बार तो साहब ऊपर 2 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो केवल नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या माइनस करनी है और वो नीचे रखना है बस। ऊपर तो 2 ही रहेगा, जो ऊपर है दोनों में समान रहेगा। नीचे क्या रखना है, केवल उस बात की हमें यहां पर प्रोसेस सीखनी है। 5 में से 2 गया तो नीचे रह गया 3, और 2/3 आपको अच्छी तरह पता है 66/2/3% होता है। ये हमारी क्या है प्यारे बच्चों, वृद्धि है। और यदि हम वापस जाते हैं तो ऊपर 2 यहां 2, इन दोनों को जोड़ेंगे नीचे 5। उम्मीद है कि आपको ये सीपीआर जो है, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो जो है, निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। अब ये रेशियो जो है इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो सीखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। बस ये रेशियो का जो प्रोसेस आपने सीख लिया तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, 5 सेकंड में क्वेश्चन हल होगा। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ आप। टाइप हमारा जो स्टार्ट हो चुका है, एक पहला टाइप हमने बेसिक पढ़ा था, ये सेकंड टाइप है हमारा। सेकंड टाइप जो है जिसमें हमने कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चन शामिल किए हैं। देखो हमें दिया गया है एक आयत की लंबाई को 25% कम कर दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितना % बढ़ाया जाए कि उसका क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्यारे बच्चों, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, वो हमारा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। कहने का मतलब यह है कि यदि लंबाई हमारी बढ़ती है तो चौड़ाई घटानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यदि हमें क्षेत्रफल कांस्टेंट रखना है, नियत रखना है। जैसे मान लो कि कोई आयत है और उस आयत का जो हमारा एरिया है वो 100 वर्ग मीटर है, टोटल एरिया जो है 100 वर्ग मीटर है, तो 100 वर्ग मीटर में हमारे पास जो यहाँ पर यूनिट जो दे रखी है, जैसे मान लो हमें दे रखा होता 20 × 5, ये हमारी लंबाई है और ये है हमारी चौड़ाई, ब्रीथ है, लेंथ और ब्रीथ।
अब यदि हमें यहां पर लंबाई को बढ़ाना है, हम यहां पर इस लंबाई को बढ़ा दें, यदि लंबाई को हम 25 कर दें और हमें जो एरिया है वो कांस्टेंट रखना है, वही 100 वर्ग मीटर ही रखना है, तो निश्चित रूप से हमें इस चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा बच्चों, घटाना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारा मल्टीप्लाई जो है वो 100 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब यहां हम क्या रखेंगे, 4। आप यहां देख सकते हैं कि ये जो संख्या थी हमारी, जिसमें हमारे पास यहां तो 20 से हुआ 25, जबकि यहां से 5 से 4 हो गया। लंबाई यदि बड़ी है तो हमारी चौड़ाई यहां पर घट गई। कहने का मतलब यह है कि यदि क्षेत्रफल एरिया हमें कांस्टेंट रखना है तो लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई को घटाना पड़ेगा। हमें यहां पर क्वेश्चन में दिया है कि लंबाई को 25% कम कर दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों आप देखो भाई, 25% कम कर रहा है, इसका मतलब 25% की फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, बस इतना सा काम है हमारा। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है वो आपको अच्छे तरीके से याद है। 25% की फ्रैक्शन क्या है अभी आप बता सकते हैं, 1/4। देखो भी 25% कम कर दिया, कमी कर रहा है 25%, 25% की कमी, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। यदि 1/4 से कमी तो वृद्धि क्या होगी भी, 1/4 में से 1 घटाओ 3, और 1/3 का मतलब है 33 सही 1/3%। इसका मतलब हमें उसकी लंबाई को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 33 सही 1/3% बढ़ाना पड़ेगा। आपने यहां पर CPR लगाया है और कुछ नहीं किया। 25% कम कर रहा है तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, 1/4 से यदि हमारी कमी है तो वृद्धि होगी, ऊपर 1 4 में से 1 गया तो 3, 1/3 से, और 1/3 का मतलब हो गया 33 से 1/3%। इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से भी हल कर सकते थे। मान लेते कि आप उसका क्षेत्रफल जो है वो 100 है, 25% उसकी लंबाई को कम कर दिया, इसका मतलब तो अब 75 रह गया भाई, 100 में से 25 माइनस कर देंगे 75। अब इसको कितना बढ़ा दें कि वापस 100 बन जाए, तो आप बढ़ाओगे इसको कितना भी 25, और ये 25 किस पर बढ़ाओगे 75 पर, 25/75 यानी 1/3, और 1/3 का मतलब क्या होता है भी 33 सही 1/3%। इस बेसिक तरीके से भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते थे आप। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बताया गया है, मेरी आयु तुम्हारी आयु से 25% अधिक है, तो तुम्हारी आयु मेरी आयु से कितने प्रतिशत है कम है। 25% अधिक है, अधिक बोल रहा है भी 25%, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बार वृद्धि से स्टार्टिंग होगी। 25% अधिक है तो 25% लिखो, इसकी फ्रैक्शन लिखो 1/25% की फ्रैक्शन होगी 1/4, 1/4 से वृद्धि है तो कमी होगी 1/5 से। आपको बताए ये है A+B और ये है ये है A/B, ये तो हमारा है A/B, और ये है हमारा A/A+B। तो यहां A+B यानी 4 और 1 5, 1/5 का मतलब हमें पता है कितना होता है अभी 20%, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर आपको 20% दिया गया था। ये थे हमारे जो क्वेश्चन है वृद्धि और कमी के, जिसमें हमें कुछ नहीं करना, केवल CPR का उपयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप हल करो भी फटाफट से एक बार। क्वेश्चन नंबर 34 आप हल कर दें भी, क्वेश्चन नंबर 34 हल करें भी फटाफट से। 34 में हमें क्या दिया गया है पढ़ें एक बार। राम की आय श्याम की आय से 10% कम, 10% कम, तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट अधिक। देखो 10% कम, 10% की फ्रैक्शन 1/10, 1/10 से यदि कमी है तो वृद्धि 1/9, 1/9 का मतलब 11 से 1/9%। बस हमारा रिजल्ट कौन सा ऑप्शन होगा भी, C, तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। 10% से कमी हो रही थी, 10% की फ्रैक्शन 1/10, अब यहां पर दोनों में 1 रहेगा ऊपर, 10 में से 1 गया तो 9, 1/9, 11 से 1/9%। बाकी आप यहां पर देख सकते हैं दो ऑप्शन तो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते थे भी। कमी जब 10% है तो वृद्धि 10 से ज्यादा होगी, तो ये 10 के बराबर है और ये 10 से कम है। आंसर भी C और D में से ही था हमारा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि पेट्रोल की कीमत में 16 सही 1/3% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका पेट्रोल पर खर्चा अपरिवर्तित रहे।
तो पहले तो भैया आप ये इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन करें, ये 16C/2/3 है भी, ये 16C/2/3% है, 16C/2/3% की वृद्धि कर रहा है और खपत में कितने परसेंट की कमी करे, ये आपसे पूछ रहे हैं। 16C/2/3% की वृद्धि, तो वृद्धि है तो आप स्टार्ट करो भी 16C/2/3% फ्रैक्शन होगी 1/6। 1/6 से यदि वृद्धि है तो कमी होगी 1/7। 1/7 का मतलब 14C/2/7%। एनी डाउट? नो डाउट, सी ऑप्शन आपका आंसर। कुछ नहीं करना, सीपीआर, यहां हम परसेंट में सीपीआर लगा रहे हैं। धीरे धीरे हम लाभ हानि पढ़ेंगे, सीपीआर लगाएंगे, हम ब्याज पढ़ेंगे, सीपीआर लगाएंगे, हम समय चाल दूरी पढ़ेंगे, सीपीआर, बहुत सारे टॉपिक में सीपीआर लगाएंगे। अच्छे तरीके से सीख लो बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ें भी। क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़ें एक बार। हमें दिया है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाती है, 60% की वृद्धि कर रहा है भी, इसकी चौड़ाई कितने परसेंट कमी की जाए कि आयत का क्षेत्रफल जो है पूर्ववत यानी पहले वाला वही रहे, अपरिवर्तित रहे। 60% वृद्धि, 60% जो है प्यारे बच्चों उसकी फ्रैक्शन होती है 3/5। आपको ध्यान होगा पहली क्लास में बताया था 60%, 60/100, 20 का भाग ऊपर 3 बार और 100 में 5 बार, 3/5। 60% से वृद्धि बता रहा है तो 3/5 इसकी फ्रैक्शन। 3/5 से यदि वृद्धि है तो ऊपर तो रहेगा 3 बटा, देखो मैंने बताया दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है, 5 और 3 8। 3/8 जो है वो आपको मैंने बता रखा है 37.5% होता है। ऐसी कंडीशन में यदि आप कहीं क्वेश्चन में फंस जाएं तो यहां जो हमारे पास 3/8 आया इसको मल्टीप्लाई कर लें, फिर 100 से 100 से गुणा करेंगे तो भी हमें यही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन 100 से गुणा तो करना ही नहीं है हमें तो डायरेक्ट आंसर देना है। 3/8 37.5%, क्लिक करो बस, इतना ही काम है। 5/8 62.5%, 4/7 57 से 1/7%, 5/7 71 से 3/7%, 5/6 83 से 1/3%। याद हो जाएंगे रे बच्चों फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो केवल रिपीट करते रहें, आप तो केवल और केवल जो बताया है उसको रिपीट करते रहें बस, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट से हल कर दो भी, टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम ही नहीं है किसी के पास, बस टाइम की तो कमी है और सब कुछ है, टाइम ही नहीं है बस। बाकी इस लॉकडाउन में टाइम ही टाइम है लोगों के पास, आज कोई काम नहीं है, सब फ्री है, टाइम ही टाइम है। देखो भी, एक आयत की लंबाई में 80% की वृद्धि, 80% की वृद्धि कर रहा है, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, वही क्वेश्चन है भी। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप क्वेश्चन को फटाफट से हल कर सकते हैं, हल कर दें भी। देखो भी, आपको दिया है 80% की वृद्धि, तो 80% की फ्रैक्शन क्या होगी प्यारे बच्चों, 4/5। कोई दिक्कत नहीं है, कभी मान लो आपके पास ऐसा परसेंट आ जाए कि आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे तो आप बटा 100 लिख के इसको कैंसिल करके इस तरीके से हल कर सकते हैं। 4/5, 4/5 से क्या है भी, वृद्धि है। जब 4/5 से वृद्धि है तो कमी किससे होगी, 4/, अब देखो 4 और 5 9, 4/9। अब यहां पर 4/9 आपको नहीं पता तो आप क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। नहीं भाई, आपको 1/9 तो पता है ना। देखो इसको हम 4/9 जो है हमारा, इसको वास्तव में हम ये भी तो लिख सकते हैं, इसको वास्तव में हम ऐसे लिख सकते हैं 4 कोष्टक 1/9, इसका मतलब भी तो यही है। और 1/9 का मतलब आपको पता है, 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और 4 से गुणा कर दो, जब आप इसको 4 से गुणा करोगे तो 11 × 4 44, 4 एकम 4/9, यानी कि हमारा जो रिजल्ट आएगा 4/9 के लिए वो कितना आएगा भी, 44 सही 4/9%, जो कि हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया था। तो यहां यदि ऐसी कंडीशन आए तो भी 100 से गुणा नहीं करना है आपको, 1/9 पता है, 1/9 जो है वो रखो और गुणा कर दो, बस इस तरीके से हल कर लो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 तो आप वर्बली बता सकते हैं, बिना कलम चलाए भी बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमें दिया है यदि x का मान y के मान से 10% कम तो y का मान x के मान से कितना अधिक होगा।
भाई 10 से थोड़ा ज्यादा होगा, 10 से थोड़ा ज्यादा एक ही ऑप्शन है, बाकी कमी बोल रहा है तो 10%, 10% फ्रैक्शन 1/10, 1/10 से यदि कमी है तो वृद्धि 1/9, और 1/9 का मतलब होता है 11 से ही 1/9%, जो कि हमें कहाँ दिया था, चौथे ऑप्शन में दिया गया है। इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा नहीं करेंगे हम, ठीक है। वो एक टेबल भी हमारी जो फर्स्ट में मैंने लिखवाया सीक्वेंस से, उससे भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन आजकल बहुत कम क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिनका हम फास्ट कैलकुलेशन टेबल से कर पाए। आप तो ये सीपीआर याद रखो बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41, बता दो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ही बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ही बताएंगे भाई। क्वेश्चन में क्या दिया गया है पढ़ लो एक बार। यदि x का मान y के मान से 12.5% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक है। 12.5% कम है भाई, आंसर 12.5 से थोड़ा ज्यादा होगा, 12.5 से थोड़ा ज्यादा, 33 से 1/3 बहुत ज्यादा, ये उससे भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, एक ही ऑप्शन है। बाकी 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, 1/8 से यदि कमी है तो वृद्धि 1/7, 1/7 का मतलब 14 से 2/7%, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया था, चौथे ऑप्शन में दिया गया है। इतना ही काम करना है प्यारे बच्चों, इससे ज्यादा आपको कैलकुलेशन करनी नहीं है। ये सीपीआर क्या क्या कर सकता है वो आप आगे जैसे जैसे गणित पढ़ते जाएंगे आपको पता लगेगा कि बोर्ड भरने वाली कैलकुलेशन को एक लाइन की कैलकुलेशन कैसे बनाता है सीपीआर, यही कला है सीपीआर की। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें आपने टाइप फर्स्ट के कुछ बेसिक क्वेश्चन पढ़े हैं, और उसके बाद टाइप सेकंड जो था जिसमें वृद्धि और कमी के क्वेश्चन मैंने आपको बताए, और एक मेथड बताया है सीपीआर मेथड। उम्मीद करता हूं कि आज के जो क्लास है आपको पसंद आई होगी, निश्चित रूप से आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और पहली क्लास को बार बार देखें, जिससे कि जो फ्रैक्शन और परसेंट है वो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने प्रतिशत वृद्धि या फिर प्रतिशत वृद्धि से कमी या कमी से वृद्धि जो पूछी गई थी उससे संबंधित क्वेश्चन पढ़े थे, और सीपीआर जो था हमारा, सीपीआर को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया था। अब ये आज हमारी चौथी क्लास है। इस क्लास में हम प्रतिशत प्रभाव जो है, प्रभाविता का नियम, उसे हम समझेंगे। उससे पहले आप देखें कि क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी, एक होता है भी क्रमागत वृद्धि और एक होता है हमारा क्रमागत कमी। क्रमागत वृद्धि जो है वो हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें हमें क्रमागत वृद्धि देखने को मिलती है। और क्रमागत कमी जो है वो हम देखते हैं बट्टा, जो हमारा टॉपिक है डिस्काउंट जो है उसमें। सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज कंपाउंड इंटरेस्ट में और सक्सेसिव डिक्रीज जो है डिस्काउंट में हम पढ़ते हैं। यहां पर हम पढ़ेंगे प्रतिशत प्रभाव, प्रतिशत प्रभाव यानी प्रभाविता का नियम। ये जो पॉइंट है इसको बहुत ध्यान से और धैर्य से समझना है, क्योंकि ये जो पॉइंट है हमारा प्रतिशत के साथ साथ में लाभ हानि जो हमारा टॉपिक है उसमें, हमारे CISI में, और उसके अलावा हमारा क्षेत्रफल आयतन जो है वहां भी काम में आएगा। तो आप इस बात को बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले इसके बेसिक की बात करें तो यहाँ पर दो पॉइंट होते हैं, या दो अलग अलग आपके पास यूनिट हैं, तो एक को आप A बोलेंगे और दूसरी को B। A प्लस B प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे रहेगा 100, 100। दो यूनिट के लिए ये हमारा फॉर्मेट होता है। ये जो A है इसका मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में। यदि हमें वृद्धि दे रखी है तो हमें चिन्ह लेना है प्लस का, वृद्धि के लिए हमें किसका चिन्ह लेना है, प्लस का। यदि हमें लाभ दे रखा है तो भी हमें किसका चिन्ह लेना है, प्लस का। यदि हमें कमी दे रखी है तो हमारे लिए होगा माइनस। यदि हमें हानि दे रखी है तो हमारे लिए होगा माइनस। यदि हमें बट्टा दे रखा है तो भी हमें किसके चिन्ह का उपयोग करना है, माइनस के चिन्ह का उपयोग करना है। वृद्धि और लाभ के लिए प्लस, कमी हानि और बट्टे के लिए माइनस। इसी प्रकार से यहां पर भी ये यूनिट भी प्लस माइनस में हो सकती है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। देखो प्लस कब होगा, यदि दोनों ही संख्या, हमारी दोनों ही संख्याएं प्लस की है तो हमारा रिजल्ट आएगा प्लस में। यदि हमारी दोनों ही संख्याएं माइनस में है तो भी रिजल्ट प्लस में आता है। एक संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या माइनस की है तो रिजल्ट माइनस में। पहली संख्या माइनस की, दूसरी संख्या प्लस की, तो भी रिजल्ट किस में आता है, माइनस में आता है। कहने का मतलब यह है
कि यदि समान चिन्ह हो तो रिजल्ट आएगा प्लस में, और यदि अलग अलग चिन्ह हो तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। यदि ये दोनों ही संख्याएं प्लस की हैं तो यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा। यदि ये दोनों ही संख्याएं ए और बी माइनस की हैं तो भी प्लस का चिन्ह लेना है आपको। यदि एक संख्या प्लस की दूसरी माइनस की है तो हमें किसका चिन्ह लेना है, माइनस का चिन्ह लेना है। ये तो था इसका बेसिक पॉइंट, बेसिक बात प्रतिशत प्रभाव के लिए। अब हम एग्जाम्पल से इन पॉइंटों को क्लियर करते हैं। मान लो कि आपको दे रखा होता 20% की वृद्धि, भाई किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई और पुनः फिर 25% की वृद्धि की गई। दो वृद्धियां की गई है, पहले 20% की वृद्धि की गई है, फिर 25% की वृद्धि की गई है। तो आप यहां पर यदि दोनों को ऐड करें तो 20 और 25 45, इसका मतलब जो वृद्धि है वो 45 से तो अधिक होगी। अब वो कितनी होगी वो हमें देखना है। पहले हम इसका बेसिक की बात करें कि माना उसका जो वेतन है, उस व्यक्ति का वेतन जो है मान लो कि 100 रुपए है, उस व्यक्ति का जो वेतन है वो 100 रुपए है। तो 100 रुपए पर पहले 20 की वृद्धि यानी 120% हो गया, और फिर 25 की वृद्धि तो 125% हो गया। इस तरीके से हमने यहां पर दो बार वृद्धियां कर दी, क्रमागत वृद्धियां हैं, लगातार वृद्धियां हैं, सक्सेसिव इंक्रीज है। ठीक है, इस 100 से 100 कैंसिल कर दोगे आप, 25 का भाग यहां 5 बार जाएगा और यहां पर 4 बार। 4 से 120 को कैंसिल करोगे 30 आएगा, 30 को 5 से गुणा करोगे 150। पहले उसका वेतन था कितना, 100 रुपए, और अब हो गया अभी कितना, 150। इसका मतलब तो ये हुआ कि वह आदमी पहले 100 कमाता था, अब दो बार वृद्धियां होने से 150 रुपए कमाने लग गए, 150 रुपए। तो 100 पर 50 की वृद्धि होगी, और 100 पर जितनी भी वृद्धि होती है वो परसेंट में ही होती है। इसका मतलब उस आदमी की वृद्धि कितने परसेंट होगी, 50% वृद्धि होगी। ये तो है हमारा बेस, ऐसे क्वेश्चन के लिए बेसिक तरीका। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, आजकल जो हमें परसेंट देगा वो सिंपल परसेंट नहीं देकर मिश्र भिन्न के रूप में या पॉइंटों में परसेंट देता है। तो कैलकुलेशन हमारी इस पैटर्न से कठिन हो जाती है। उसी कैलकुलेशन से छुटकारा पाने के लिए हमें फ्रैक्शन मेथड सीखना पड़ेगा। उससे पहले मैंने आपको अभी जो फॉर्मेट बताया था, उस फॉर्मेट से यदि ऐसे क्वेश्चन को हल करें हम तो किस तरीके से हल होगा वो भी आप एक बार सीख ले। अभी प्रतिशत प्रभाव के लिए मैंने आपको जो a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 के बारे में बताया, उसी बात को हम यहाँ पर फॉर्मेट के रूप में देखते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। इस फॉर्मेट से भी ऐसे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। ए की जो वैल्यू है वो हम 20% मान लेते हैं, और बी की जो वैल्यू है वो हम 25% मान लेते हैं। तो a का मान हो गया हमारा 20 प्लस b का मान हो गया 25। अब यहां पर देखो ये भी प्लस की संख्या, ये भी प्लस की, क्योंकि वृद्धि है तो वृद्धि के लिए प्लस। जब दोनों ही प्लस है तो यहां चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। a इंटू बी यानी 20 इंटू 25 और बटा कितना रहेगा 100। इन दोनों को हमने ऐड किया, जोड़ा, तो ये आ गया 45। इधर 25 का भाग लगाया 4 बार गया, और 20 में यदि 4 का भाग लगाए तो 5, और दोनों को यदि हम जोड़ दें तो टोटल हमारा जो रिजल्ट आएगा वो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। ये है हमारा प्रतिशत प्रभाव के लिए एक फॉर्मेट, फॉर्मूला कह सकते हैं हम इसको। जब हमें 2 यूनिट दे रखी हो तो हम इससे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हमें सीखना है फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड हमें यहां पर कैसे लगाना है, उसी पॉइंट को हम बहुत ध्यान से और धैर्य से समझेंगे भी। फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितनी आसानी से हो सकता है, ये बात आप यहां पर अब सीखेंगे भी। देखो 20% जो है इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5, और 25% जो है इसकी फ्रैक्शन होती है 1/4। 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है और यहां पर है 4 पर 1 की वृद्धि। तो यहां 5 मान लो 5 इकाई है या 5 रुपए है, 1 रुपए बढ़ गया तो 6 हो गया। इसी प्रकार से यहां 4 इकाई है, 4 रुपए है, 1 बढ़ गया तो ये हो गया 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां नीचे लिखना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां नीचे लिखना है। लेकिन आपको यहां पर कैलकुलेशन कम करने के लिए एक तरीका यह है कि इस कॉलम में, लेफ्ट वाले कॉलम में और राइट वाले कॉलम में जो संख्या आपको कॉमन दिखाई दे, आप उन संख्याओं को कैंसिल कर सकते हैं। इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, हमने दोनों को कैंसिल कर दिया। आप चाहो तो यहां भी 2 का भाग दे सकते हो, यहां भी भाग दे सकते हो, नहीं दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया 4 और ये हो गया 6, यानी 4 से 6 हो गया। कितना बढ़ गया अभी, 2 बढ़ा, और ये 2 किस पर बढ़ा, 4 पर। 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, और 1/2 को यदि हम परसेंट में देखें तो ये हमारा होता है 50%। इस तरीके से इस फ्रैक्शन मेथड से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
जैसे कि हमें एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो आपको दिया होता 16 से 2/3% की वृद्धि के बारे में बताया होता, और फिर आपको बताया होता 20% की वृद्धि। दो क्रमागत वृद्धियां दे रखी हैं, पहली वृद्धि है 16 से 2/3% और दूसरी वृद्धि है 20% की। आप सबसे पहले इनकी जो फ्रैक्शन है वो देखेंगे। 16 से 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6 और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ये तो होगी हमारी फ्रैक्शन। उसके बाद वृद्धि है तो प्लस करना है, यहां भी वृद्धि है तो प्लस करना है। आप देखेंगे 6 से 1 बढ़ गया तो हो गया 7, यहां 5 से 1 बढ़ गया तो हो गया 6। आप यहां पर जो कॉमन है उसको कैंसिल कर दो भी। 5 से हो गया 7, कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया साहब। 5 से 7 हो गया तो 2 बढ़ गया। 2 बढ़ा लेकिन किस पर? 5 पर। 2/5 40%। आप चाहो तो इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर लेना। 5 का भाग इधर जाएगा 20 बार, 20 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 40%। इस तरीके से आप क्रमागत वृद्धि के क्वेश्चन को हल करेंगे, जहां पर आपको मिश्र भिन्न के रूप में और सिंपल संख्या के रूप में परसेंट दे रखे थे। मान लो कि आपको दोनों ही कंडीशन जो है वो मिश्र भिन्न के रूप में दे रखी होती, जैसे कि आपको दिया होता 12.5%, पहला जो है वो तो दिया होता 12.5% की वृद्धि के बारे में, और फिर आपको बताया होता 16 से 2/3% की वृद्धि के बारे में। दो वृद्धियां दे रखी हैं और दोनों ही कंडीशन जो है हमारी, दोनों में ही हमें मिश्र भिन्न दे रखी है। तो इसका मतलब तो है 1/8 और इसका मतलब है 1/6। यहाँ 8 पर 1 की वृद्धि है, यहाँ 6 पर 1 की वृद्धि है। 8 पर 1 की वृद्धि करोगे तो हो गया 9, 6 पर 1 की वृद्धि करोगे तो हमारा हो गया कितना? 7। अब यहाँ कुछ आप कैंसिल कर सकते हैं। आप यहाँ 3 का भाग लगाएंगे तो ये 2 बार कैंसिल होगा और ये होगा 3 बार कैंसिल। तो इधर तो हो गया 8 दूनी 16 और यहाँ हो गया 7 या 21, यानी 16 से 21 हो गया भाई। 16 से कितना हो गया? 21 हो गया। कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। किस पर बढ़ा भी? 16 पर। अब देखो 5/16 तो आपको पता नहीं है, तो आप चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। यदि आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कैंसिल करेंगे 4 से, तो ये भी 4 बार कैंसिल और ये हो गया हमारा 25 बार कैंसिल। 25 को 5 से गुणा करोगे, ये आ गया 125। 125 में 4 का भाग लगा दो आप। 4 का भाग देंगे, 4 तिया 12, रह गया 5। 5 अब फिर 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 1 रह गया 1/4%। 31 सही 1/4% की क्या होगी? वृद्धि होगी। अब इसी पॉइंट को हम इस तरीके से भी हल कर सकते थे। 5/16, आपको मैंने बताया 5 तो रह गया बाहर, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1/16। देखो इसका मतलब गुणा ही है, तो आपको पता है 1/16 जो है वो होता है 6 सही 1/4, यही होता है। आप इसको गुणा कर दो भी, 6 पंजू 30 हो गया, प्लस 5/4, 4 का भाग एक बार और जाएगा, 4 एकम 4 और जो एक बार भाग गया वो इधर ऐड हो जाएगा, 31 हो गया और 1/4%, यानी कि 31 सही 1/4% हम इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते थे, और हम चाहते तो 100 से गुणा करके भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते थे। ये तो है जब दोनों ही कंडीशन हमें वृद्धि की दे रखी हो। मान लो कि हमें एक कंडीशन वृद्धि की दे रखी हो, एक कंडीशन कमी की दे रखी हो। जैसे आपको दिया होता कि 20% की वृद्धि है भाई, जो वृद्धि है वो तो है 20% की, और जो कमी है वो आपको दी है 12.5% की, तो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप उसी तरीके से कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कमी के लिए माइनस करना है, ये ध्यान रखना बस आप। तो 20% का मतलब होता है 1/5, 12.5% का मतलब होता है 1/8। 5 पर 1 की वृद्धि है प्लस करना है, 8 पर 1 की कमी है तो माइनस करना है। बस ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ आप देखेंगे 5 पर 1 की वृद्धि करेंगे तो 6 हो जाएगा, 8 पर 1 की कमी करेंगे तो ये हो जाएगा 7। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 40, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 42। 8 पंजू 40 और 6 सातू 42, 40 से 42 हुआ है। अब भी वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है भाई? 2 की वृद्धि हुई है। ये 2 की वृद्धि किस पर हुई है? 40 पर। 2/40 यानी 1/20, और 1/20 का मतलब होता है प्यारे बच्चों 5%। 1/20 का मतलब क्या होता है? 5%, क्योंकि इसको 100 से गुणा करेंगे, 100 में 20 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, तो 1/20 का मतलब क्या होगा?
5% हो जाएगा। ये कंडीशन थी हमारी, एक वृद्धि और एक कमी। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि जब दोनों ही कंडीशन हमें कमी की दे रखी हो, दोनों ही कंडीशन यदि हमें कमी की दे रखी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपको दिया होता 20% की कमी और पुनः दोबारा से फिर 25% की कमी, दो क्रमागत कमियां दी गई है, 20% की कमी और 25% की कमी। तो आप यहां पर देखेंगे 20% की फ्रैक्शन 1/5 और 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4। कमी के लिए माइनस करना है, यहां भी कमी के लिए माइनस करना है। आप देखेंगे 5 पर 1 की कमी करेंगे तो आएगा 4, इधर 4 पर 1 की कमी करेंगे तो आएगा 3। आप चाहो तो 4 से 4 कैंसिल कर लो, 5 से हो गया 3। देखो 5 से हो गया 3, अब की बार कमी हुई है, अंतिम रिजल्ट कमी के रूप में मिलेगा हमें। 5 से 3 हुआ तो कितनी कमी हुई, 2 की कमी हुई प्यारे बच्चों। किस पर हुई भाई 2 की कमी, 5 पर। 2/5 का मतलब क्या है, 40%। ये 40% क्या है, हमारी कमी है, ना कि वृद्धि है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब दोनों ही कंडीशन हमारी कमी की थी तो हमारा रिजल्ट किस में आया है, कमी में आया है। जरूरी नहीं है कि जब दोनों कंडीशन वृद्धि की हो तो फिर वृद्धि में ही रिजल्ट आएगा, दोनों ही कंडीशन कमी की हो तो कमी में रिजल्ट आएगा। एक वृद्धि और एक कमी है तो रिजल्ट हमारा कमी में भी आ सकता है और हमारा रिजल्ट वृद्धि में भी आ सकता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। चलो एक एग्जांपल आपके लिए मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं भी। मान लो कि आपको दिया होता है कि 20% की है कमी और फिर आपको दिया होता 37 सही 1/2% की आपको दी होती वृद्धि। तो बताओ अंतिम रिजल्ट क्या आएगा भी। आपको 20% की कमी के बारे में बताया है और 37 सही 1/2% की वृद्धि के बारे में बताया है। अंतिम रिजल्ट क्या आएगा वो आपको बताना है। आपको सबसे पहले क्या करना है भी, आप सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, ये हो गया 1/5, इसको भी चेंज कर देंगे, ये हो गया 3/8। यहां हमारी कमी है तो माइनस, यहां हमारी वृद्धि है तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, प्लस कर देंगे। 5 में से 1 कम कर दो, ये हो गया 4, और इधर 8 में 3 जोड़ दो तो ये हो गया 11। आप यहां 4 से इधर 8 में भाग लगाएंगे तो 2 बार भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इधर गुणा करेंगे तो ये हो गया 10 और इधर ये 11, यानी 10 से 11 हो गया। 10 से 11 हुआ तो इसका मतलब 1 बढ़ गया, वो भी 10 पर। तो अंतिम रिजल्ट हमारा कितने परसेंट आ गया, 10%। लेकिन 10 से 11 हुआ था, बढ़ा था, वृद्धि हुई है, तो हमारा जो यहाँ रिजल्ट आएगा वो किसके रूप में आएगा, वृद्धि के रूप में आएगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब ये तो था कमी और वृद्धि के रूप में। हो सकता है कि क्वेश्चन आपका लाभ हानि का हो तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, मान लो कि आपको दिया होता किसी क्वेश्चन में कि 14 सही 2/7% लाभ है और पुनः 12.5% का लाभ है। आपको दो लाभ दे रखे हैं, क्रमागत लाभ दे रखे हैं, 14 से 2/7% का लाभ और 12.5% का लाभ। तो आपको समतुल्य लाभ के बारे में पूछे तो ये हो गया 1/7 और ये हो गया हमारा 1/8। देखो 7 पर 1 का लाभ तो 8 और 8 पर 1 का लाभ तो 9। लाभ के लिए प्लस करना है, मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया है। तो 7 से कितना हो गया अभी 8 और फिर 8 से कितना हुआ 9। यहां हम 8 से 8 को कैंसिल कर सकते हैं तो 7 से हो गया 9, कितना बढ़ गया प्यारे बच्चों 2, और 2 किस पर बढ़ा 7 पर, 2/7। देखो 1/7 आपको पता है कि 14 से 2/7% होता है, तो 2/7 क्या होगा, 14 का दुगुना क्या होगा भी 28, 2 का दुगुना 4/7। इस तरीके से आप 100 से गुणा ना करके इस संख्या को 200 ना बना के यहीं से कैलकुलेशन कर देंगे। देखो हमने देखा कि यहाँ पे यदि हमें 14% का लाभ दे रखा था और 12.5% का लाभ दे रखा था तो हमारा जो अंतिम रिजल्ट आया, समतुल्य लाभ जो आया वो आया 28 सही 4/7%। आपको पता है लाभ के लिए मैंने बताया प्लस करना है, यहाँ भी लाभ के लिए प्लस करना है। 7 से 8 हो गया, 8 से 9 हो गया, 8 से 8 कैंसिल कर देंगे हम तो ये 7 से 9 हो गया, यानी 2/7 और 2/7 की कैलकुलेशन क्या होगी 28 सही 4/7%। इसी क्रम को बढ़ाकर हम 3 के लिए देखते हैं। यदि हमें 3 दे रखा हो, 3 वृद्धियां दे रखी हो तो हम किस तरीके से हल करेंगे उस क्वेश्चन को, ये हमें देखना है भी। देखिए भी, मान लो कि हमें ऐसे दे रखा होता 10% वृद्धि दे रखी होती, फिर हमें 20% की वृद्धि दे रखी होती,
और फिर हमें 25% की वृद्धि दे रखी होती। यदि हमें 3 क्रमागत वृद्धियां दे रखी हैं तो हम इसके लिए समतुल्य वृद्धि कैसे प्राप्त करेंगे वो भी आप देख लें। आपको पता है 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। यहां पर हमारे पास 3 अलग अलग इकाइयां हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे वृद्धि के लिए हमें प्लस करना है, यहां भी हम वृद्धि के लिए प्लस करेंगे और यहां भी वृद्धि के लिए हम प्लस करेंगे। तो ये हो गया अभी 10 से 11, यहां हो गया हमारा 5 से 6 और यहां हो गया हमारा 4 से 5। यदि आपको कुछ कॉमन लग रहा हो तो आप यहां पर कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल कर दो। ये हो गया हमारा 40 और ये हो गया हमारा 11 × 6 66, यानी 40 से 66 हो गया। कितना बढ़ गया अभी 26 बढ़ गया। 40 से 66 हुआ तो 26 बढ़ गया। 26 बढ़ा किस पर 40 पर। परसेंट में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं 100 से गुणा करते हैं हम। तो 20 का भाग लगाओगे ये 2 और 20 का भाग लगाओगे तो ये कितना 5 और 2 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा भी यहाँ पर 13 और 13 को 5 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 65%, 65%। यदि आप वैसे ऐड करते हैं तो 20 और 10 30, 30 और 25 कितना होता है 55। अंतिम जो हमारा रिजल्ट आया वो हमारा रिजल्ट आया है 65%। ये हम 3 के लिए 3 यदि हमें क्रमागत वृद्धियां दी गई होती या 3 क्रमागत कमियां दी गई होती या 2 वृद्धि 1 कमी होती तो ऐसे क्वेश्चन को हम हल करते हैं। यह है हमारा प्रतिशत प्रभाव या प्रभाविता का नियम, जिसको हम फ्रैक्शन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे ये हमने सीखा। अब इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं भी। क्वेश्चन देखिए आप इस पर। क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो हमें दिया गया है कि एक आयत की जो लंबाई है उसको 20% बढ़ा दिया जाता है और उसकी चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां पर 20% बढ़ा रहा है आयत की लंबाई को उसने बढ़ाया है 20%। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 और चौड़ाई को बढ़ाया है उसने 10%। 10% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/10। दोनों ही वृद्धियां हैं, बढ़ाया है तो हमें प्लस करना है। तो ये तो हो गया 5 से 6 और ये हो गया 10 से 11। 5 से हो गया 6 और 10 से हो गया 11। आप इनको गुणा करेंगे ये आएगा 50 और इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा 66 66। 50 से 66 हो गया, इसका मतलब तो ये बढ़ गया कितना 16 भी। 50 से 66 हुआ तो 16 बढ़ गया और 16 किस पर बढ़ा 50 पर। परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 50 से ये 2 बार कैंसिल और 16 दूनी 32% वृद्धि। हमारा जो रिजल्ट आया वो कितना आया 32% की वृद्धि, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 जो है भी देखो भी, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्यारे बच्चों सबसे पहले आप ये देखिए कि वर्ग जो होता है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण जो है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। और वर्ग का जो क्षेत्रफल है, एरिया जो होता है स्क्वायर का, वो हमारा होता है भुजा स्क्वायर। जो इसकी भुजा है उसका वर्ग करने से हमें इसका क्षेत्रफल मिलता है। तो यहां पर भुजा को 25% बढ़ा रहे तो भुजा के ऊपर 2 घात है, इसका मतलब 25% की वृद्धि को हम 2 बार काउंट करेंगे और 2 बार काउंट करने के बाद हमें रिजल्ट लेना है। 25% जो वृद्धि है 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4 और वृद्धि है तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों प्लस करना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं 4 से 5 हो गया और इस वृद्धि को हमें 2 बार काम में लेना है। तो पहले हुआ 4 से 5 और फिर हुआ 4 से 5, तो ये तो हो गया 16 और ये हो गया 25। 16 से हो गया 25, 16 से 25 हुआ तो कितना बढ़ गया अभी 9। 9 बढ़ गया किस पर 16 पर, 9/16। अब यहां पर देखो वही प्रक्रिया, आपको पता है 1/16 का मान क्या होता है 1/16 का मान होता है 6 से ये 1/4 और 9 से गुणा कर दो आप इसको। ये हो गया 9 6 की 54 प्लस 9/4। 4 का भाग 9 में 2 बार और जाएगा, 54 और 2 56 सही 1/4%। 56 सही 1/4% यानी 56.25 जो कि हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया था। आपको ध्यान ये रखना है कि यदि
वर्ग की बात कर रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो जो वृद्धि है उसको कितनी बार काउंट करेंगे हम? 2 बार काउंट करेंगे। बस ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमें बताया है कि एक वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप समझें कि वृत्त जो होता है, सर्किल जो होता है, उसका ये सेंटर है, केंद्र है, और सेंटर से परिधि तक की जो दूरी है उसे रेडियस कहते हैं, उसे त्रिज्या कहा जाता है। ये त्रिज्या है। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भी? पाई आर स्क्वायर, जहां पाई कांस्टेंट है, पाई का मान आपको पता है 22/7 है, फिक्स है। तो यहां जो प्रभाव पड़ेगा वो किसके अकॉर्डिंग पड़ेगा? आर के अनुसार रहेगा। और आर के ऊपर कितनी घात है? 2 घात। तो हमारी जो वृद्धि है उसको हम 2 बार काम में लेंगे, 2 बार वृद्धि को काम में लेंगे, उपयोग में लेंगे। तो आप देखिए 12% दिया गया है हमें, 12%। 12% जो है इसकी फ्रैक्शन क्या होती है अभी? इसकी फ्रैक्शन होती है 3/25। 12% की जो फ्रैक्शन है वो होती है 3/25, क्योंकि परसेंट हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, 4 का भाग ऊपर 4 का भाग नीचे, 3/25। 2 बार वृद्धि करनी है। इसका मतलब हमें 25 से 28 और फिर 25 से 28 करना है। तो 25 गुणा 25 625 हो गया, और 28 गुणा 28 784। 28 गुणा 28 कितना होता है भी? 784। यानी 625 से 784 हो गया। कितनी वृद्धि होगी भी? यहां आप 14 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 9, और इधर 7 में से 2 घटाएंगे तो ये आएगा 5, और यहां पर 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, और नीचे है 625, और गुणा कर दो कितने से? 100 से। 25 का भाग यहां पर देंगे, ये 25 अभी 625, 25 का भाग देंगे, 25 बार जाएगा, और ये रह गया 4। 159 को 4 से गुणा कर दो भी, 159 को 4 से, 160 को 4 से गुणा कर लो, 16 चौक 64, 64 यानी 16 चौक 64, 640 में से 4 कम कर दो, 636, और 25 का भाग लगा दो। 25 का भाग आप यहां पर लगाएंगे तो 25 दूनी 50 हो गया, 2 बार भाग गया पूरा पूरा हमारा। यहां कितना रह गया अभी? 13, और ये हो गया 136। 25 पंजू 125 यानी 25 पॉइंट। उसके बाद अभी राशि और है हमारे पास, आप भाग लगाएंगे तो 25 चौक 100 और 25 चौक 100, तो लगभग हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 25.44% की वृद्धि। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है आपको। बाकी अगर सिंपल 12% था तो आप अपने प्रतिशत प्रभाव का जो फॉर्मूला है उससे भी क्वेश्चन को हल कर सकते थे। कैसे हल करते उससे क्वेश्चन को? यदि आप उससे क्वेश्चन को हल करना चाहते तो आपको क्या करना पड़ता है? यहाँ पर आप लिखते 12 + 12 और प्लस 12 × 12 144 और बटा 100, तो 12 12 तो हो गया 24, और प्लस कर दो भी यहाँ पर, ये भाग लगाओगे तो 1.44, दोनों को आप प्लस करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा? 25.44% ही आएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए भी। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक घनाभ की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तथा ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घनाभ जो होता है, उस घनाभ का जो आयतन है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमें यहाँ पर तीनों यूनिट के बारे में बताया गया है। लंबाई जो बताई है उसमें हमें 50% की वृद्धि करनी है। लंबाई में 50% की क्या करनी है अभी? वृद्धि करनी है। तो लंबाई में जब 50% की वृद्धि करेंगे तो 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/2। इसके बाद हमें चौड़ाई में बताया गया है 20% की कमी। 20% की कमी करोगे यहाँ पर 20% की फ्रैक्शन 1/5, और ऊंचाई में हमें बताया गया है 20% की कमी, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/5। यहां दोनों ही कंडीशन में 20% की कमी और 20% की कमी के बारे में बताया है, और 50% की वृद्धि के बारे में। बस इन तीनों को हमें रखना है। यहाँ वृद्धि है, ये दोनों कमी है, तो आप इन तीनों को रखेंगे तो आप देखिए एक बार यहाँ पर, यहाँ वृद्धि के लिए हो गया 2 से 3, और यहाँ कमी के लिए हुआ 5 से 4, और फिर कमी के लिए हुआ 5 से 4। प्यारे बच्चों ये हो गया 25, 25 गुणा 2 50, और इधर हुआ 4 चौक 16 और 16 तिया 48।
तो एक बात तो यहां क्लियर है कि आंसर जो है वो कमी के रूप में आएगा, क्योंकि 50 से 48 हो गया। कितनी कमी हुई? 2 की कमी हुई है भाई। और 2 की कमी किस पर हुई है? 50 पर। 2/50 कितने परसेंट होगा भाई? 4%, क्योंकि आप 100 से गुणा करेंगे, 50 का भाग 100 में 2 बार जाएगा, 2 गुणा 2 4%, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। यहां देखते ही पता लग रहा था कि कमी होगी, और कमी कितनी होगी वो भी हमें पता लग रहा था कि कम होगी, ना कि 50% के बराबर होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। आपको दिया गया है कि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घन की प्रत्येक भुजा को, घन जो होता है उसका जो आयतन है, आयतन, घन का जो आयतन है वो होता है भुजा क्यूब, यानी भुजा की घात कितनी? 3। तो यहां पर जो वृद्धि है 10% की, वो हमें कितनी बार काउंट करनी है भी? 3 बार काउंट करनी है। और 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो है 1/10। इसका मतलब यहां 10 से हुआ 11, 10 से 11 और 10 से 11, ये हो गया 1000, 1000, और ये हो गया 1331। कितनी वृद्धि हुई भाई? 331 की वृद्धि है किस पर? 1000 पर। और गुणा कर दोगे 100 से, 2 जीरो कैंसिल कर लो, पॉइंट लगा दो ऊपर, ये हो गया 33.1%। और वो भी हमारी क्या है भी? वृद्धि है, वृद्धि, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दी गई थी? पहले ही ऑप्शन में बताई गई है। तो यदि भुजा क्यूब है तो 3 बार इस यूनिट को काम में लेना है, और 3 बार काम में लेकर हमें समतुल्य वृद्धि ज्ञात करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन था 47। अगला क्वेश्चन देखिए भाई 48। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है एक गोले की त्रिज्या, गोले की जो त्रिज्या है उसको 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्यारे बच्चों, गोले का जो आयतन होता है, आपको ऐसे क्वेश्चन हल करने के लिए पहली कंडीशन यही है कि आप फॉर्मूले याद रखें। 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। ये फॉर्मूला याद होगा तभी आप ऐसे क्वेश्चन का रिजल्ट याद कर पाएंगे। आपको पता है 4/3 पाई जो है ये तो है कांस्टेंट, नियतांक। रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा आर का, त्रिज्या का, और त्रिज्या के ऊपर घात लगी हुई है 3, तो हमें 3 बार काउंट करना है। 20% की जो वृद्धि है उसको 3 बार काउंट करेंगे। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, और वृद्धि है तो हम प्लस करेंगे, यानी 5 से 6, 5 से 6 और 5 से 6, ये हो गया 125 और ये हो गया 216। 125 से हो गया हमारा 216, तो कितनी वृद्धि हुई भाई यहाँ पर? आप देखेंगे 125 से 75 जोड़े तो 200 हो गया, और 16 हो रहे ऊपर, तो 75 में 10 जोड़ो 85, और 85 में 6 और जोड़ दो, 85 में 6 जोड़ोगे 91, 91 हो गया। और ये किस पर है? 125 पर। गुणा कितने से कर दोगे? 100 से। 25 का भाग यहाँ 5 बार जाएगा, और यहाँ जाएगा कितनी बार? 4 बार। 91 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 91 को 4 से गुणा करोगे, तो ये हो गया हमारा 9 चौक 36, 360 और 4 364, और 5 का भाग लगा दो। 5 का भाग लगाने का आसान तरीका है, दी गई संख्या को डबल करके आप एक अंक के बाद पॉइंट लगा दें। तो 4 का दुगुना हो गया 8, 6 का दुगुना 12, 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दें। ये हो गया हमारा 72.8%, जो कि हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया था।